बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में हम आशा करते हैं कि जयप्रकाश नारायण से क्वेश्चन हमेशा आता है। जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव, जो विकिपीडिया से लिखा हुआ है, जब वो 1959 में वो गए थे जर्मनी, तब के समय का फोटोग्राफ है। 11 अक्टूबर 1902 का जन्म हुआ था शताब्दी आरा में। जो उस समय का यूनाइटेड प्रोविंस था, यूपी था, अभी बिहार में है। 8 अक्टूबर 1979 में 76 ईयर्स की एज में डेथ हो गया। इनसे प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन, या जयप्रकाश नारायण की जीवनी से संबंधित प्रश्न पीटी वगैरह में टकराते ही रहते हैं। चलिए जयप्रकाश नारायण के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे कि जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन, मान लिया कि इस पर शॉर्ट नोट्स आ गया, तो भाई भारत छोड़ो आंदोलन, अब इसको समझ लीजिए। जब भारत छोड़ो आंदोलन होगा, हमारे लिए कीवर्ड्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लैंग्वेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता परीक्षा के लिए, कीवर्ड्स है ना, कीवर्ड्स की कॉन्सेप्ट, मतलब कि मैथ होता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो 8 अगस्त 1942, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अगस्त क्रांति। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। पेन कॉपी हाथ में लेके लिखते रहिए आप, क्योंकि कॉपी पेन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेन लेके नहीं सुनते हैं तो फिर कोई क्लास सुनने का कोई मतलब नहीं बनता है। महात्मा गांधी का कॉल है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर। गांधी जी बोले कि भाई ब्रिटिशर्स लोग खुद फंसे हुए हैं, तो हमें वॉर एफर्ट्स में मदद करनी चाहिए, लेकिन आखिर कब तक। अंत में एक कॉल करते हैं, डू और डाई, करो और मरो, डू और डाई, करो या मरो, कि हम आज़ादी लेना हमारा अब कार्य। सुभाष चंद्र बोस चले जा चुके हैं। वो आपको सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस, INA, इंडियन नेशनल को जो आर्मी है। और इस समय जब उन्होंने कॉल किया है, और क्या है कि फासिस्ट फोर्सेज है जो जापान है, इटली है, जो आपको एक्सिस पावर है, जर्मनी है, इनके साथ मिलके, वो जापान के साथ मिलके खासकर ये भारत के पूर्वी क्षेत्र में आक्रमण कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। एक ऐसी ज़रूरत है जब भारतीयों को भी अपना मेटल दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हम गांधी जी का अहिंसक माध्यम है। और गांधी जी जब कॉल करते हैं तो एक क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरे सख्ते में आ जाती है। गांधी को, नेहरू को, सरदार पटेल को, सभी शीर्ष नेता गिरफ्तार हो जाते हैं, कोई बचता नहीं है। और बचते हैं हमारे जयप्रकाश नारायण। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इस पे भी थोड़ा सा हमें एक बार समझना पड़ेगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, इनकी जीवनी को भी समझना पड़ेगा। चलिए, जब हम समाजवादी नेताओं की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में भी थोड़ा सा हमें समझ ही लेना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया या जयप्रकाश नारायण या जगदेव प्रसाद, जो बिहार के लेनिन माने जाते हैं, जगदेव प्रसाद, ये सब इम्पोर्टेंट थोड़ा हो जाते हैं बिहार के पर्सपेक्टिव से। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जैसा कि दिख रहा है कि 1910 का जन्म है, और आपका 1967 साल की उम्र में, कम उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके पहले ये दो बार MP रह चुके थे, एक बार 1963 में, एक बार 1967 में। एक्चुअली इनका मुख्य है कि भाई 1967 में जो पहला नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बना था यूपी में, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो ये पहला नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बना था यूपी में 1967 में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये 1942 जो आपका अगस्त क्रांति में, जब जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये लोग बड़े फेमस हुआ करते थे। कांग्रेस रेडियो करके उस समय एक इन्होंने शुरू किया था, कांग्रेस रेडियो।
और कांग्रेस रेडियो उषा मेहता थी एक अनाउंसर जो कि 20 साल की महिला, 22 साल की थी ना, 22 साल की, 2000 में एक्सपायर की है वो, 22 ईयर्स ओल्ड। ये एक महिला थी और ये जो है इसमें बॉम्बे रेडियो में एमेच्योर रेडियो की तरह अनाउंसर की तरह काम करती थी। तो ये बॉम्बे का एक इम्पॉर्टेंट था। ये भूमिगत हो गए थे जयप्रकाश नारायण, ये लोग भूमिगत हो गए थे। जयप्रकाश नारायण ये लोग सोशलिस्ट हो जाते हैं, समाजवादी हो जाते हैं। इन्होंने शुरुआत की पढ़ाई तो इन्होंने BHU से ही किया है, BHU के अल्मा माटर रहे हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी गए, फिर PhD करने के लिए ये जर्मनी गए और PhD में इनका थीसिस था वो सॉल्ट टैक्सेशन, ये इनका थीसिस था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाते हैं, सप्त क्रांति एक इनका कॉन्सेप्ट था, सप्त क्रांति, जिसके नाम से अभी ट्रेन एक चल रही है, सप्त क्रांति एक्सप्रेस। सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म किए थे कांग्रेस के अंदर में 1942, तो मैं बता ही दिया। और ये जेल में थे, लाहौर जेल में काफ़ी यातना दी जा रही थी इनको या जयप्रकाश नारायण को। तो गांधी जी ने बोला था जब तक, 1946 की बात है, जब तक इन लोग को छोड़ा नहीं जाएगा तब तक मैं अंग्रेज़ों से बात करने को, सुलह करने को तैयार नहीं हूँ। तो इनको छोड़ा गया था। तो सोशलिस्ट पार्टी बनाया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। बाद में जब आज़ादी के बाद इनके विचार नेहरू से नहीं मिलते थे, उन्होंने इनके विरुद्ध चुनाव भी लड़ा था। ये बाद में प्रजा पार्टी बनाते हैं, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाते हैं। किसान मजदूर प्रजा पार्टी एक बना था, किसान मजदूर प्रजा पार्टी था पहले, बाद में मर्ज किया इसको प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ, और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के इत्यादि बनाए इन्होंने। और इनके एक मैंने बताया जगदेव प्रसाद इनके साथ के थे, जो कि बड़े फेमस रहे हैं बिहार में, जिनके लिए कहा जाता है कि बिहार के लेनिन थे। तो चलिए हम लोग अभी जयप्रकाश नारायण के सहयोगियों की भी चर्चा साथ साथ करते जा रहे हैं। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, ये सब नाम इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके फ्रीडम मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। फिर एक अच्युत पटवर्धन भी थे। तो ये जो थे राम मनोहर लोहिया और आसफ अली, ये लोग भूमिगत हो गए आपके 1942 में, और भूमिगत हो गए अगस्त क्रांति के समय में। अगस्त क्रांति एक तो समझ ही रहा, क्रांति एक, और ऊपर से गांधी जी का अहिंसा, दोनों मिल गया, खिचड़ी पक गई। और ये जो मामला हुआ, ये हम कह सकते हैं कि ये सृजनात्मक विध्वंस भी हुआ उस समय। काफ़ी भूमिगत हो गए, रेडियो खुला, लोगों ने भी थोड़े वायलेंस का सृजनात्मक विध्वंस भी हुआ था। गांधी जी बाद में बोले कि भाई ये अंग्रेज़ों को थोड़ा समझना चाहिए था, और जनता 20% लोग इसमें, राम मनोहर लोहिया नहीं बोला था कि 20% लोग इसमें 1942 का अगस्त क्रांति में भाग लिए थे। और सोचिए कितना बड़ा मूवमेंट रहा होगा, जबकि बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो रशिया का था उसमें मात्र 1% लोग इसमें रिवॉल्यूशन में भाग लिए थे। तो जयप्रकाश नारायण जो है, अभी हम लोग बात कर ही ली है, ये बाद में जब जर्मनी, इन्होंने जो है सो विस्कोसिन यूनिवर्सिटी जो है USA से इन्होंने बाद में पढ़ाई लिखाई किया था, सोशियोलॉजी का काम किया था, सोशियोलॉजी पर काम किया था। ये इनको भारत रत्न मिला मृत्यु उपरांत 1999 में। और ये पटना कॉलेजिएट कॉलेज है, वहाँ के स्टूडेंट रहे हैं। और बाद में जिस समय पटना कॉलेजिएट में पढ़ते थे, श्री कृष्णा सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह इनके साथ में थे। इनकी शादी जो है प्रभावती देवी से हुई है, प्रभावती देवी। अब प्रभावती देवी का आप समझ लीजिए कि शादी के बाद प्रभावती देवी के पिता का नाम था डॉक्टर ब्रजकिशोर प्रसाद। ब्रजकिशोर प्रसाद जो है ये गांधी जी के बहुत क्लोज हो जाते हैं। ब्रजकिशोर प्रसाद, चंपारण सत्याग्रह में इनकी भूमिका है, खेरा में इनकी भूमिका है। तो ब्रजकिशोर प्रसाद और गांधी जी ने, आपको एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है जिसमें कि आप इसको जोड़ सकते हैं कि ये 1921 में गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया था। और बिहार विद्यापीठ की जो ज़मीन है पटना में जो दिया था वो थे मजरूल हक, जिनके नाम से अभी पटना में एक स्टेडियम भी है, मजरूल हक। ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट वगैरह रह चुके हैं, बहुत इम्पोर्टेंट रहे। तो डॉक्टर ब्रजकिशोर प्रसाद जो
आपके गांधी जी के सहयोगी है। गांधी जी ने अपनी जीवनी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में डॉक्टर ब्रजकिशोर प्रसाद पे जो एडवोकेट है, इनको ऊपर में एक पूरा का पूरा चैप्टर ही करीब करीब लिखा है। और इनकी लड़की की शादी, प्रभावती की शादी हो जाती है आपको डॉक्टर जयप्रकाश नारायण के साथ। अब प्रभावती जी रह नहीं सकती थी क्योंकि पटना में उस समय चले गए पढ़ने के लिए, विस्कोसिन मतलब यूएसए। तो प्रभावती जी जो है ये गांधी जी का आश्रम में रही हैं, आश्रम में रही हैं। और आश्रम में मतलब कि साबरमती आश्रम में रही हैं, साबरमती अहमदाबाद में। और उस समय जब बिहार विद्यापीठ की मैं जब बात कर रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग है बिहार विद्यापीठ। आजकल तो बंद हो गया, 1942 में एक बार ब्रिटिशर्स ने सीज किया, तब से आज तक बंद है। शायद कोई वोकेशनल ट्रेनिंग यहाँ खोलने की बात हो रही है। तो लैंड जो है मौलाना मजरूल हक ने दिया था। राजेंद्र प्रसाद जी इनके प्रिंसिपल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके प्रिंसिपल रहे, आप समझ लीजिए। राजेंद्र प्रसाद जी लंगट कॉलेज में पढ़ाए हुए हैं, है ना। और राजेंद्र प्रसाद जी लॉ कॉलेज में पढ़ाए हुए हैं कलकत्ता में, फिर प्रिंसिपल रहे हैं और एक बड़े फेमस एडवोकेट भी रहे हैं पटना के। जबकि जब चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने इनको कुछ काम दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो ये जो है पूरे के पूरे गांधी जी के साथ जुड़ गए थे, है ना। तो ब्रजकिशोर प्रसाद जो हैं वो भी इसके वाइस चांसलर रहे हैं बिहार विद्यापीठ के, मजरूल हक भी रहे हैं इनके साथ में। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बाद में वाइस चांसलर हो गए थे। तो ब्रजकिशोर प्रसाद जी का भी बारे में कभी पूछा जाए, से प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़े थे, एडवोकेट थे दरभंगा में, चंपारण खेदा इन सबों में इन्होंने साथ दिया था। तो 1942 में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये लोग बड़े एक्टिव थे, भूमिगत थे। इनको खैर जेल में 1942 में पकड़े गए। एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून होता था, तो इसमें जो आज के यूएपीए समझ लीजिए कि आपका जो है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो है, जिसमें कि बिना पूछे आपको पकड़ा जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लिख लीजिए, इसको इम्पॉर्टेंट है। इसके तहत इनको पकड़ के हजारीबाग सेंट्रल जेल में रख दिया गया था। अब हजारीबाग सेंट्रल जेल में दीवारें बड़ी ऊंची है और ये लोग अपने इनके साथी लोग हैं। इनके साथी जैसे कोई योगेंद्र शुक्ला नाम याद आ रहा है, वो स्केल कर गए थे वॉल को। दिवाली की रात थी। दिवाली के रात में भाई स्वाभाविक बात है कि छुट्टियां लिए होंगे सिपाही लोग, थोड़ा बिजी रहे होंगे। तो जयप्रकाश नारायण जी इसके बाद तो खैर बाद में पकड़े गए थे पंजाब में जब पकड़े गए, और जब इसके बाद जब भागे हैं तो फिर नेपाल चले गए। नेपाल में भूमिगत रहे। नेपाल में काफ़ी दिनों तक उन्होंने आज़ाद दस्ता बना दिया, नेपाल में आज़ाद दस्ता। बाद में पंजाब में पकड़े गए। 21 महीना पूरा भूमिगत रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी, 21 महीने भूमिगत रहे। ये उसके बाद उन्होंने आज़ाद दस्ता बनाया था नेपाल में, और 1943 में फिर से अरेस्ट हुए थे आपको पंजाब में, लाहौर में। राम मनोहर लोहिया जी के साथ इनको काफ़ी यातनाएं दी गई, तो गांधी जी बोले कि भाई इनको तो जेल से छोड़ना ही पड़ेगा। उनके कहने पर ही जेल से छोड़े गए थे। तो ये आपका अगस्त क्रांति में विभिन्न लोग जो है बिहार के, जिनकी भूमिका के बारे में, बिहार के या सोशलिस्ट विचारधारा के लोगों का जो भूमिगत हो गए थे, कुछ हम हिस्ट्री को जोड़ के आपको बता रहे थे। हम उम्मीद है कि ये आपको एक ओवरव्यू देगा। और इसके साथ आप टेलीग्राम से जुड़ जाते हैं तो आपको मेरा लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा, जिसमें कि कीवर्ड्स रहते हैं ज़्यादातर। और इसको एक बार आप पढ़ लें, अपना नोट्स बना लें, तो आपको आगे चल के एग्ज़ाम लिखने में ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी।